हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आशा करती हूँ आप सब लोग लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और साथ के साथ क्या है कि आप लोगों ने अपनी स्टडी के ऊपर भी फोकस बनाए रखा है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंट्स और वी कुड से इट्स द अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी व्हिच वी विल डू इन टू पार्ट्स। ये जो टॉपिक है दैट इज ऑल्सो रेलिवेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ +1 कॉमर्स फॉर द सब्जेक्ट अकाउंट. It is also relevant for BBA students third sem. It is also relevant for MBA first sem. It is also relevant for BCom first year, the subject financial accounting. अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। So before moving दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप। ये जो वीडियो है यहाँ पे बीकॉम फर्स्ट ईयर का जो बैच है वहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर अवेलेबल है। ये जो ऐप है इट इज अवेलेबल एट गूगल प्ले स्टोर, जिसको आप बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है इट इज रेलेवेंट फॉर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। और इसके ऊपर स्ट्रक्चर वे के अंदर भी जो अकाउंटिंग है फॉर +1 कॉमर्स एंड बीबीए का डल चुका है or which is available at a very nominal price. The link I will be sharing in the description box. अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी देखो, जब हम अकाउंट्स करते हैं तो हमें बेसिक टर्म, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इवन ये यूजीसी नेट के अंदर भी काफी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो बेसिक चीजें हैं वो शुड बी क्लियर टू अस। प्रोप्राइटर क्या है, ऑनर क्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो व्यक्ति ऑनर कौन है, जो बंदा बिजनेस सेटअप करता है कि वो रिस्क को बेयर करता है, उसने बिजनेस को खोला है, ही इज टेकिंग द रिस्क। वो इसके अंदर पैसा कैश की फॉर्म में भी ला सकता है, काइंड की फॉर्म में भी ले सकता है। जब भी हम अकाउंट्स के अंदर बात करते हैं, ऑनर और बिजनेस दोनों क्या है, अलग अलग व्यक्ति हैं। दे आर बोथ सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। क्योंकि जो ऑनर के खर्चे हैं वो हमने बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड नहीं करने। बिजनेस के अंदर सिर्फ बिजनेस पे ही जो खर्चे हैं, जो इनकम है, वो हमने रिकॉर्ड करनी है। सोल प्रोपराइटर के अंदर जैसे बिजनेस जो है वो सोल प्रोपराइटरशिप के फॉर्म में भी खोल सकता है, इज दी ऑनर। पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे पार्टनर होते हैं। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो है वहां पे ऑनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेट हैंड्स में होती है। और जब हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो वहां पे बिजनेस और जो ऑनर है उसको सेपरेटली माना जाता है। बिजनेस के अंदर से बिजनेस की ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है। बिजनेस ट्रांजैक्शन जब हम बात करते हैं तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे होता है कि जब हम चीजों को खरीदते या बेचते हैं तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाती है। ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ कैश और ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट। देखो, जब हम चीजें खरीदते हैं या बेचते हैं तो ये कैश और क्रेडिट के बेसिस पे भी हो सकती है। और इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि कोई भी बेनिफिट जो है बिजनेस और आउटसाइडर के बीच में जो होता है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन दो तरह की है। कैश ट्रांजैक्शन है, जैसे हमने चीजें खरीदी, कैश पेमेंट कर दिया, या चीजें बेची तो उसका हमने कैश ले लिया। तो ये कैश ट्रांजैक्शन होती है जिनके अंदर क्या होता है कि जब हम खरीदते हैं तो पे करते हैं, जब हम सेल करते हैं तो हमारे पास कैश आ जाता है। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती है जिनका भुगतान हमें फ्यूचर के अंदर करना होता है। व्हेन द पेमेंट विल बी रिसीव्ड इन फ्यूचर, या पेमेंट जो है डेफर की जाती है, एक स्पेसिफाइड फ्यूचर के अंदर जो है ली जाती है। जैसे हमने क्रेडिट पे खरीदा तो उसका भुगतान 1 मंथ के बाद करना है, या जब हमने क्रेडिट पे सेल किया तो उसका भुगतान हमें 1 मंथ के बाद मिलेगा। कैपिटल देखो, जो बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर पैसा डालता है वो कैपिटल कहलाता है। एनी अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ऑनर इज नोन एज ए कैपिटल। और बिजनेस के लिए कैपिटल जो है दैट इज लायबिलिटी, क्योंकि बिजनेस और जो ऑनर है वो दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। कैपिटल ऑनर जो है वो कैश की फॉर्म में भी ला सकता है, कोई मशीनरी भी ला सकता है, अपनी बिल्डिंग भी बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकता है, वो काइंड के अंदर भी ला सकता है। कुछ पार्ट वो कैश में ला सकता है, कुछ पार्ट वो काइंड में भी ला सकता है, दोनों में भी ला सकता है। देखो, जब वो प्रॉफिट अर्न करता है तो उसकी कैपिटल, जब बिजनेस में प्रॉफिट अर्न होता है तो कैपिटल बढ़ जाती है। उसी तरह जब एडिशनल कैपिटल लेके आता है तो कैपिटल बढ़ जाती है। और उसी तरह अगर लॉस होता है तो कैपिटल कम हो जाती है। और अगर प्रोपराइटर जो है अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए पैसे विड्रॉ करता है तो उसको हम ड्रॉइंग कहते हैं, तो कैपिटल कम हो जाती है। ड्रॉइंग देखो, ड्रॉइंग का मतलब होता है कि जो बिजनेसमैन है, अब उसने बिजनेस किस लिए खोला है, इसी अपनी ब्रेड एंड बटर के लिए तो खोला है। तो बिजनेस के अंदर से जब वो पैसे विड्रॉ करता है अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए तो वो ड्रॉइंग कहलाती है।
अब जो बिजनेस के घर का बिजली का बिल है या उसका रेंट है, वो अगर उसमें से पैसे निकलवाता है तो वो बिजनेस का खर्चा नहीं है, वो प्रोपराइटर का खर्चा है, जिसके लिए उसने बिजनेस से अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए पैसे निकाले हैं। वो कैश में भी निकाल सकता है, जैसे बिजनेस के अंदर कुछ चीजें बनी है तो वो घर के लिए ले जाता है, तो वो भी ड्रॉइंग है। एनी अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स विच आर विड्रॉन बाय द ऑनर फॉर हिज पर्सनल यूज, पर्सनल कंजम्पशन, इट इज नोन एज ए ड्रॉइंग। गुड्स मर्चेंडाइज, देखो जब हम बिजनेस खोलते हैं तो बिजनेस के अंदर गुड्स का मतलब होता है जिन चीजों के अंदर वो डील करता है। जब हम अकाउंटिंग के अंदर देखो, जब गुड्स की अकाउंट्स के अंदर जब हम बात करते हैं गुड्स की, तो हम इसके अंदर वही चीजें लेते हैं जो एक ट्रेडर जो है इस वजह से खरीदता है, उसने आगे रीसेल करनी है। अगर वो बिजनेस के अंदर यूज करता है, आगे रीसेल नहीं करता, तो वो गुड्स नहीं कहलाती। अगर फर्नीचर का शॉप है तो वहां पे वो फर्नीचर खरीदता है, आगे बेचता है, तो हम कहेंगे फर्नीचर गुड्स है। अगर स्टेशनरी का बिजनेस है तो स्टेशनरी खरीदता है, आगे सेल करता है, तो हम कहेंगे कि वहां पे स्टेशनरी गुड्स है। तो ज्वेलरी है तो ज्वेलरी के अंदर अब अगर वो खरीदता है और आगे बेचता है तो ज्वेलरी शॉप है, तो ज्वेलरी गुड्स है। बट अगर फर्नीचर जो है क्लॉथ डीलर परचेज करता है, ये कार जहाँ पे चीजें मैन्युफैक्चर होती है, वहां पे वो कस्टमर के बैठने के लिए खरीदता है, तो वहां पे ही एसेट है, वहां पे ये गुड्स नहीं है, क्योंकि वहां पे उसका मुख्य काम जो है फर्नीचर को खरीदना और बेचना नहीं है। क्योंकि फर्नीचर इस वजह से उसने खरीदा ताकि बिजनेस स्मूथली रन किया जा सके, तो वहां पे फर्नीचर जो है उसका एसेट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखो ये जो है फर्नीचर की शॉप है, यहाँ पे फर्नीचर का काम क्या है, सेल किया, परचेज परचेज करके आगे फर्दर सेल कर दिया, तो यहाँ पे फर्नीचर जो है गुड्स है। क्योंकि ये जो बहुत थिन लाइन है जो दोनों में डिफरेंशिएट करती है कि इट इज ए गुड और इट्स ए एसेट। और जब भी हम बिजनेस के अंदर बात करते हैं तो गुड्स वही आर्टिकल्स हैं जिनको वो खरीदता है और आगे बेचता है। तो यहाँ पे ज्वेलरी की शॉप है, तो यहाँ पे अगर फर्नीचर पड़ा हुआ है तो दिस इज एन एसेट। परचेज, परचेज देखो अगर वो परचेजिंग करता है, अगर जिन चीजों के अंदर वो डील करता है, अगर फर्नीचर का शॉप है उसका, फर्नीचर के अंदर डील करता है, तो डेफिनेटली जो चीजें वो खरीदता है उसको हम परचेज करते हैं। परचेज का अर्थ होता है टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स obtained by an organization for the purpose of resale और for use in production of goods और rendering of services। जब हम चीजों को इसलिए खरीदते हैं ताकि आगे रीसेल कर सके, या चीजों को हम प्रोडक्शन के अंदर यूज कर सके, या सर्विसेज रेंडर के अंदर कंज्यूम कर सके, तो वो परचेज कहलाती है। परचेजिंग जो है कैश पे भी हो सकती है, उधारी पे भी हो सकती है। अगर क्रेडिट पे है जिसका भुगतान हमने कुछ देर बाद देना है, तो हम कहते हैं कि ये हमारी जो परचेज है दैट इज क्रेडिट। जब हम परचेज की बात करते हैं तो उसके अंदर फिक्स एसेट नहीं आते। अगर मान लो हमारा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है, वहां पे हमारी बिल्डिंग के अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो बिल्डिंग हमारी फिक्स एसेट है, फर्नीचर हमारा फिक्स एसेट है, मशीनरी हमारी फिक्स एसेट है। बट अगर हमारा बिजनेस फर्नीचर का है तो वहां पे फर्नीचर को हम बेचते हैं और खरीदते हैं, तो वो परचेज कहलाती है। कि जब हमने फर्नीचर खरीदा किसी से और आगे सेल करने के लिए खरीदा, तो वो परचेज है। इवन जो परचेजिंग होती है हम अपने देश के अंदर भी कर सकते हैं और बाहर से भी चीजें इंपोर्ट कर सकते हैं। सेल का अर्थ होता है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स व्हिच आर सोल्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑन कैश और क्रेडिट। इसके अंदर भी जो फिक्स एसेट, जैसे मान लो हमारा फर्नीचर हमारे पास पुराना पड़ा हुआ, उसको हमने सेल कर दिया, बट फर्नीचर के अंदर हम डील नहीं करते, तो वो फर्नीचर जो है सेल नहीं माना जाएगा। बट अगर हमारी फर्नीचर की शॉप है, वहां पे हम फर्नीचर खरीदते हैं और उसके अंदर थोड़ी सी एडिशन करके उसको बेचते हैं, तो वो सेल कहलाती है। सेल जो है इंडिया के अंदर भी हो सकती है, हम बाहर भी एक्सपोर्ट इसको कर सकते हैं। अगर फर्नीचर शॉप फर्नीचर सेल करती है तो वो सेल है। बट अगर एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन अपना पुराना फर्नीचर सेल करता है या पुरानी मशीनरी सेल करता है, तो वो सेल नहीं कहलाती। परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटपुट, देखो जब हम चीजें खरीदते हैं, जब आप देखते हैं कि जो हमने स्पेसिफिकेशन दी थी उसके मुताबिक नहीं आई, या चीजें डिफेक्टिव आ जाती हैं, या उनकी क्वालिटी बहुत लो है जो हमें नहीं चाहिए होती, तो हम अपने डीलर को वापस कर देते हैं जिससे हमने खरीदा होता है, तो उसको हम परचेज रिटर्न कहते हैं या रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं। गुड्स परचेज विच आर नॉट अप टू द मार्क, दे आर डिफेक्टिव, दे आर रिटर्न बैक टू द सप्लायर, तो हम एक डेबिट नोट जो होता है सप्लायर को भेजते हैं। सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड,
तो यहाँ पे जो हमने सेल किया है अगर वो स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं है या उनके अंदर डिफेक्ट है तो कस्टमर हमें रिटर्न करता है, उसको हम सेल्स रिटर्न कहते हैं या रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। स्टॉक, स्टॉक का मतलब होता है कि देखो चीजें हमने खरीदी आगे रीसेल करने के लिए, बट जैसे हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो खत्म हो गया, तो कुछ चीजें उसके अंदर क्या है कि बची हुई है जो सेल नहीं हुई। जैसे मान लो मैंने 10,000 यूनिट जो है खरीदे सेल करने के लिए, बट उसमें से 9500 यूनिट निकल गए, तो 500 यूनिट जो मेरे पास 31 मार्च को बच गया वो क्लोजिंग स्टॉक है, जो कि बिका नहीं है। अनसोल्ड गुड जो हमारे पास रह जाती है उनको हम स्टॉक कहते हैं। जैसे इस 31 मार्च को वो क्लोजिंग स्टॉक होगी, बट जब हमारा फाइनेंशियल 1 अप्रैल को शुरू हो जाएगा तो वहां पे वो ओपनिंग स्टॉक हो जाएगी। और जो हमारे पास स्टॉक होता है रॉ मटेरियल का होता है जिससे हमने फर्दर प्रोसेसिंग करनी होती है, सेमी फिनिश गुड्स का हो सकता है, फिनिश गुड्स का हो सकता है। स्टॉक जो है एक टेंजिबल एसेट है जिसको बैलेंस शीट के अंदर हम करंट एसेट के अंदर शो करते हैं। इसको हम कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस विचएवर इज लोअर उसके ऊपर हम जो है दिखाते हैं। डेटर्स, देखो जब हम सेल करते हैं क्रेडिट पे सेल करते हैं, उधारी पे जब हमने सेल किया तो उस व्यक्ति को हम डेटर कहते हैं। ए पर्सन हु ओ मनी टू द बिजनेस इज नोन एज ए डेटर। जिसने जिस बंदे से बिजनेस से पैसा लेना है वो बिजनेस के लिए डेटर कहलाता है। और जनरली जब हम क्रेडिट पे सेल करते हैं तो डेटर को हम यूज करते हैं। जो डेटर्स का समूह होता है, जैसे बहुत सारे लोगों को हमने क्रेडिट पे सेल किया तो उनको हम सन्डी डेटर्स कहते हैं या टोटल डेटर्स कहते हैं। जो भी अमाउंट हमने लेना होता है उसको बुक डेट कहते हैं। क्रेडिटर वो व्यक्ति होता है जिसको हमने पैसे देने होते हैं, जिससे हमने खरीदारी की होती है, बट जिसका भुगतान हमने फ्यूचर में करना होता है। ए क्रेडिटर इज ए पर्सन हु हैज गिवन सम बेनिफिट टू द बिजनेस फॉर व्हिच ही हैज नॉट बीन पेड। जब जैसे कि हमने चीजें उधारी पे खरीदी, क्रेडिट पे खरीदी, तो वहां पे अब हमने जो है उस व्यक्ति को, उस सप्लायर को, उस ऑर्गेनाइजेशन को पैसा देना है, तो वो हमारे लिए क्रेडिटर्स होते हैं। तो क्रेडिटर जब बहुत सारे लोगों को हमने पैसा देना होता है तो उसको हम संडे क्रेडिटर या टोटल क्रेडिटर्स कहते हैं। उसी तरह एसेट जो है विच आर ओन बाय द बिजनेस, जो बिजनेस की है, दे आर नोन एज ए एसेट। एसेट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं फिक्स एसेट, करंट एसेट एंड फिक्टिशियस एसेट्स। और फिक्स एसेट, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट एंड वेस्टिंग एसेट्स। एसेट जो का मतलब होता है प्रॉपर्टी विच इज ओन बाय द बिजनेस। तो फिक्स एसेट जो होती है परमानेंट नेचर की होती है जिनसे हमने रीसेल नहीं करना होता। जैसे हमारा मैन्युफैक्चरिंग का कारखाना है, बिल्डिंग हमारी है, मशीनरी हमारी है, उसके अंदर फर्नीचर रखा हुआ, तो ये हमारा फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस को हम टच कर सकते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हमें दिखती है, मशीनरी हमें दिखती है। इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं जो फिजिकल एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे गुडविल है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट्स है। वेस्टिंग एसेट्स होती हैं कि जो, जैसे माइंस और ऑयल में से जब हम खनिज पदार्थ और ऑयल निकाल लेते हैं तो उसके बाद वो यूजलेस हो जाती हैं, उनके बाद उनकी वैल्यू नहीं रहती, तो दीज आर कॉल्ड दी वेस्टिंग एसेट्स। तो उसी तरह करंट एसेट्स जो होती हैं, जैसे हमने टिम्बर परचेज किया, उसकी प्रोसेसिंग की, उसके बाद उसको हमने जो है फर्नीचर में कन्वर्ट करके सेल करते हैं। जब हम चीजें खरीदते हैं इसलिए खरीदते हैं ताकि इनको आगे सेल किया जा सके। तो करंट एसेट आर दोज एसेट व्हिच कुड बी कन्वर्टेड इनटू कैश लेस देन 1 ईयर। या नॉर्मल जब हमारा बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल चल रहा होता है उसके अंदर हम कंज्यूम करते हैं। करंट एसेट की एग्जांपल है जैसे कैश है, कैश से हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, बिल रिसीवेबल है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, तो ये सारी करंट एसेट्स के अंदर आ जाते हैं। फिक्टिशियस एसेट होती है जिनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, जिनकी कोई रियल वैल्यू नहीं, जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे हमने एडवर्टीजमेंट के ऊपर स्पेंड किया बट उसका बेनिफिट हमने कई सालों तक लेना है, तो वो हमारा फिक्टिशियस एसेट हो जाए। तो इसके अंदर फिक्टिशियस एसेट की फिजिकल फॉर्म या रियल वैल्यू नहीं होती। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है वो भी आ जाते हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आ जाता है, लॉस ऑन द इशू ऑफ शेयर आ जाता है। लाइबिलिटी जो हमने दूसरों को देनी है, when we owe to others, it is called liability. Liability are of two types: long-term liability and the current liabilities. Liability which business owe to somebody. देखो जब हमने दूसरे का पैसा देना है, दूसरे से कर्जा लिया हुआ है,
तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी होती है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है जब हमने जो पेमेंट करनी है वो 1 साल के बाद करनी है, 1 साल से बात करनी है, तो वो लॉन्ग टर्म हो जाती है। जैसे लॉन्ग टर्म डेट लिया है, डिबेंचर लिया है, वो इसकी एग्जाम्पल है। करंट लाइबिलिटी होती है जो लेस देन 1 ईयर के अंदर हमने भुगतान करना होता है। जैसे हमने उधारी पे खरीदा है, या हमने उधार खरीद के उसको बिल दिया है, या हमने कोई रेंट पे करना है, या कोई सैलरी पे करना है, तो दीज आर द करंट लाइबिलिटीज व्हिच आर टू बी पेड विद इन लेस देन 1 ईयर। कंटीजेंट लाइबिलिटी होती है which may become liability or may not become, which is related to happening of certain event। जैसे जैसे सरकार ने हमसे टैक्स मांगा, हमने कहा कि इतना टैक्स नहीं बनता, हमने लिटिगेशन कर दिया, अगर कल को हम लिटिगेशन हार जाएंगे तो वो टैक्स हमें देना पड़ेगा। तो कंटीजेंट लाइबिलिटी होती है, अगर ये चीज होती है तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाएगी। इक्विटी होता है टोटल क्लेम्स अगेंस्ट द एसेट ऑफ एन एंटरप्राइज। जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो हमारे जो एसेट है उसके खिलाफ अगेंस्ट टोटल क्लेम्स लोगों के क्या है। ऑनर का इक्विटी होता है कि जो ऑनर है उसकी क्लेम कितना है, उसकी कैपिटल कितनी है, जो कि बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है। इसी तरह जो आउटसाइडर्स होते हैं उनके हमारे एसेट के प्रति कितनी क्लेम्स है, जो आउटसाइड लाइबिलिटी जो हम दूसरों को ओ करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। इक्विटी का मतलब है इक्विटी इज इक्वल टू एसेट। इक्विटी का मतलब होता है ऑनर्स इक्विटी, ऑनर की लाइबिलिटी प्लस आउटसाइडर लाइबिलिटी, दैट इज इक्वल टू एसेट। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। एक्सपेंस, देखो एक्सपेंस जो है पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड को बिलोंग करता है और उसी पीरियड के अंदर जो है उसका कंजप्शन हो जाता है। जैसे सैलरीज और रेंट होती है, ये एक्सपेंस होती है कि इसका बेनिफिट हम अगले सालों के लिए एक्सटेंड नहीं कर सकते। एक्सपेंडिचर जब होता है कि जब हम कोई एसेट या सर्विस एक्वायर करते हैं, तो ये जो एसेट और सर्विस हमने एक्वायर किया है कैश के बेसिस पे भी हो सकता है, क्रेडिट के बेसिस पे भी हो सकता है, या पुरानी चीज दे के कोई हमने नई चीज खरीदी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं जिसके अंदर जैसे अब मशीनरी हमने खरीदी लेकिन वो बेनिफिट हमें कई सालों के लिए मिलेगा, ये नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, रेपिटेटिव में नहीं होता है, इसका बेनिफिट हमें कई सालों के लिए मिलता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे हर मंथ हम रेंट पे करते हैं, सैलरीज पे करते हैं, तो इट इज रेकरिंग इन नेचर। इसका बेनिफिट जो होता है उसके अकाउंटिंग ईयर के अंदर ले लिया जाता है। जैसे सैलरी है, रेंट है, इंश्योरेंस है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है कि जैसे हम रेवेन्यू नेचर का हैवी एक्सपेंडिचर करते हैं, बट इसका बेनिफिट जो है करंट ईयर के बाद भी हमें मिलता है। जैसे एडवर्टीजमेंट हमने 3 सालों के लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट किया है, स्पेंड किया है, बट उसका बेनिफिट हमें 3 सालों के लिए मिलेगा, तो दिस इज नोन एज ए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लॉस होते हैं अनवांटेड बर्डन ऑन द बिजनेस व्हिच डज नॉट जनरेट एनी रेवेन्यू। नॉर्मल लॉस होता है कि जैसे हम कह रहे हैं कि कोई एक बार चीजें जो होती हैं, जैसे हमने कोई चीज खरीदी, श्रिंक हो गई, उसका वेट लूज हो गया, तो हमें पता है कि ये चीजें हमने मंगवाई है तो 10% इसमें एवापोरेशन हो सकती है, श्रिंकेज हो सकती है। अब नॉर्मल लॉस होता है कि जैसे लापरवाही की वजह से 10% तो उसका वेट कम होता ही है, बट वो 20% हो गया, 30% हो गया, जो हमारी लापरवाही की वजह से या मिस हैपनिंग की वजह से हो गया। एक लॉस वो भी होता है जहाँ पे जैसे मान लो चीज हमारी बनी 15 की, बट हमने सेल किया है 10 पे, तो हमें 5 रुपए का लॉस हो गया। रेवेन्यू का मतलब होता है कि जब हम चीजें सेल करते हैं, गुड्स या सर्विसेज, तो उसके बदले में हमें जो मिलता है दैट इज नोन एज ए रेवेन्यू। रेवेन्यू जो है दैट इज रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब हमने देखना कि नेट इनकम हमें कितनी प्राप्त हुई, जैसे 10 रुपए की चीज हमने सेल की और उसकी कॉस्ट 6 रुपए थी, तो यहाँ पे 4 रुपए का हमें नेट इनकम हुआ। और उसी तरह रेवेन्यू जो है इंटरेस्ट, जैसे हमने किसी को लोन दिया है तो वहां पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं तो वहां पे हमें डिविडेंड मिल रहा है, जैसे हमने किसी का काम करके दिया तो उसके बदले में हमें कमीशन मिला है। तो आज के लिए हम इतना ही इसके अंदर करते हैं। और अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगा है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब माय